जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजीत सर अकेडमी में। तो आइए दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 अध्याय 6 का पढ़ेंगे, जो कि हमारे टॉपिक का नाम है चैप्टर का हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक और अच्छी तरह से जानते हैं। क्या है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली? तो आपराधिक न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन मुख्य अधिकारी होते हैं? पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील या न्यायाधीश? सही त्रुटि है केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, उपयुक्त में सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, उपयुक्त में सभी। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। इस मामले में अपने आपने इन चारों भूमिका को भी देख लिया है। आइए अब उनकी भूमिकाओं और व्यवस्थ स्तर पर देखेंगे। यदि पुलिस को लगता है कि सबूतों की आरोप का दोषी साबित होता दाखिल कर देती है तो दिखाई दे रहा है, तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र, उपयुक्त में दोनों, चार्जशीट इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, उपयुक्त में दोनों, आरोप पत्र व चार्जशीट्स दोनों। पुलिस एक महत्वपूर्ण काम होते हैं जिसकी अपराधी के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों को बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोषी साबित होता दिखाई देता है, तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र या चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया था कि यह तय कर देना कि पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह न्यायाधीश को तय करना होता है। किसी भी आरोप में कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, ये निम्नलिखित में से कौन तय करता है? पुलिस, सरकारी वकील, न्यायाधीश, सिपाही। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, न्यायाधीश। पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि किसी अपराधी के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों का बयान दर्ज किए जाते हैं, सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी दोषी साबित होता दिखाई दे रहा है, तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया था कि पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह काम न्यायाधीश का है। यह न्यायाधीश को तय करना होता है कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं। यह पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम केवल अपराधी को पकड़कर अदालत के सामने पेश करना होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया करने की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई है?
जो गरीब या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। 39A, 39C, 39B, 39D, तो 39A इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। पुलिस ने मजिस्ट्रेट अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है कि अदालत की ओर से आरोप पत्र व गवाहों के बयानों की एक नकल शांति को दे दी जाती है। शांति अदालत को बनाती है और चोरी के इस झूठे इल्जाम के चयने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला राय को सरकारी खर्च पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे दिए गए हैं। नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है। जो गरीब या किसी और वजह से वकील नहीं कर सकता है, उसके भारतीय संविधान अनुच्छेद 22 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 22 को फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न में से कौन मौलिक अधिकार दिए गए हैं? गिरफ्तारी के 24 घंटे भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, 15 साल की कम उम्र बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। गिरफ्तारी के समय उसने यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तार किस कारण से किया जा रहा है। उपयुक्त में सभी करेक्ट आंसर है। उपयुक्त में सभी डी। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्तियों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से किया जा रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना अधिकार है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातनाएं से बचाव का अधिकार है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातनाएं से बचने का अधिकार है। पुलिस हिरासत में दिए गए एक बालिका बयान को आरोप के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और 15 साल के कम उम्र बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी की हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थानों के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की भी है। इस नियमों को निर्देश को किसी नाम से जानते हैं? सी के बुश, डी के बुश, आर के बुश, इनमें से कोई नेटकर आंसर है डी के बुश। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी, हिरासत के पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थानों के लिए कुछ खास शर्तें और प्रक्रिया तय की है। इन नियमों को डी के बुश निर्देश इस प्रकार है। दिशा निर्देश इस प्रकार है। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को पोशाक गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को पोशाक पर
उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में संबंधी पूरी जानकारी का गाजर तैयार किया जाए, जिसमें गिरफ्तारी के समय तारीख का उल्लेख होना चाहिए। इसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तारी सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तारी होने वाले व्यक्ति को दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए हिरासत में राय गए या जिसमें पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी भी संबंधी या औसत या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति को दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता है तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। जब गिरफ्तार व्यक्ति को दोषी या संबंधी उस जिले से बाहर रहता है तो गिरफ्तारी 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। जब गिरफ्तार व्यक्ति दोषी या संबंधी जिले से बाहर रहता है तो उसे गिरफ्तार के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी पेश दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, FIR से क्या तात्पर्य है? फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पहला नहीं, इसका फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी FIR पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराधी पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि किसी भी सजे अपराधी को सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करानी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। FIR आमतौर पर वारदात की तारीख के समय, स्थान का उल्लेख किया जा सकता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिख सकता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम अथवा गवाहों का उल्लेख भी किया जाता है। FIR की शिकायत दर्ज कराने वाले नाम और पता लिखा होता है। FIR के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। वह शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले पुलिस से FIR को एक नकल मुक्त पाने का कानूनी अधिकार होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पुलिस FIR दर्ज करने के बाद उसे किसी अपराधी को पड़ताल शुरू कर सकती है। पुलिस शिकायत करने वाले को पुलिस FIR के एक नकल मुक्त पाने का कानूनी अधिकार होता है। FIR के अपराधी का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह
का नाम और अपराधी के समय होने के जरूरी गवाहों के नाम भी एफआईआर में दर्ज होनी चाहिए। पुलिस को एफआईआर की सूचना केवल मौखिक रूप में मिल सकता है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों डी। पुलिस को एफआईआर मौखिक व लिखित दोनों रूप में मिल सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिक एफआईआर पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद किसी भी अपराधी को पड़ताल शुरू कर सकता है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराधी की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। एफआईआर में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। इसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उसके नाम तथा गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। एफआईआर के शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। इस पर शिकायत कराने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत कराने वाले पुलिस एफआईआर को एक नकल मुक्त पाने का कानून अधिकार होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अदालत में डैश राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए न्यायाधीश, सरकारी वकील, प्राइवेट वकील, व्यक्तिगत आंसर है दोस्तों प्राइवेट सरकारी वकील। इसका आंसर है दोस्तों सरकारी वकील। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील भूमिका तब शुरू होता है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है और सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती है। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय में के अपराधिक के रूप में उसकी जिम्मेदारी कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे, अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला देते हैं। निम्नलिखित में कौन असत्य है? निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? सरकारी वकील को राज्य की ओर से अभियान प्रस्तुत करना होता है। सरकार न्यायालय के प्राधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। अदालत में सरकारी वकील राज्य पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील भूमिका तब शुरू होता है जब पुलिस की जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। सरकारी वकील को ऐसा कोई भूमिका नहीं होती है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत को पेश करे, तभी अदालत सही फैसला देती है। दास है कि वही हिरासत होती है जो खेलों में एम्पायर होती है।
वही वही हैसियत होती है जो खेलों में एम्पायर की होती है। डैश की वही हैसियत होती है जो खेलों में एम्पायर की होती है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका डी, न्यायाधीश। न्यायाधीश वही हैसियत होती है जो खेलों में एम्पायर की होती है। निष्पक्ष भाव और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन होती है। न्यायाधीश के सारे गवाहों के बयान सुनते ही अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही यह तय करते हैं कि आरोप समुचित दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति जो जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगाया जा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सजा दे सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि मैं जीवन का अधिकार आश्वासन है। 20, 25, 22, 21 करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों 21। शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते हैं तो क्या होता है? अगर न्यायाधीश शांति और अधिवक्ता रायों को अभियोजन की ओर प्रस्तुत किए गए श्रीमती संदेह आदि गवाहों के जरिए करने का पर्याप्त समय ना दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता? अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो निरपेक्ष सुनवाई नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह से यह है कि निरपेक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी। सुनवाई नहीं कहा जा सकता है। इसी वजह से यह है कि निरपेक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया जाता है कि इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का स्वतंत्रता को पहले एक तर्कसंगत इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन का स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानून प्रक्रिया के जरिए छीना जा सकता है। निरपेक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह से पालन किया जाए। आइए अब यह चित्र में दिए गए शांति मुकदमे के वापस लौटने और निरपेक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों को ध्यान दें। निम्नलिखित में से किसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं किया जा सकता है? अगर न्यायाधीश ने किसी व्यक्ति को वकील के अभियोजन की सारे प्रस्तुत किए गए केवल अगले व्यक्ति आदि गवाहों के जरिए काम करने का पर्याप्त समय न करने का पर्याप्त किया जाए समय जरिए करने का पर्याप्त दिया जाना है। पहले से ही न्यायाधीश द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी मान लेना
अगर न्यायाधीश किसी व्यक्ति को वकील के अभियोजन को प्रस्तुत करके किए गए अगले व्यक्ति आदि गवाहों के जरिए करने का पर्याप्त दिया जाना है। दूसरा, पहले से ही न्यायाधीश द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी मान लेना। केवल एक, केवल ए, दो, दोनों, केवल दो, उपयुक्त में दोनों। करेक्ट आंसर है दोस्तों, उपयुक्त में दोनों। शांति और सुशील दोनों ही नहीं किया जा सकते हैं। क्या होता है अगर न्यायाधीश शांति की अधिवक्ता राय अभियोजन की प्रस्तुत किए गए श्रीमती संदेह आदि गवाहों के जरिए करने का प्रयास समय न दिया होता तो पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है। तो क्या होता अगर इसी तरह से कोई बात होती तो निष्पक्ष सुनवाई नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया जाता गया है कि इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन या स्वतंत्रता का केवल एक तर्कसंगत या न्यायपूर्ण कानून प्रक्रिया के जरिए छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह से पालन किया जाए। आइए अब ये चित्त पत्रिकाओं के शांति मुकदमों के वापस लौटने और निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूतों को तत्व में ध्यान दें। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत यह पालन किया जाए। तो इसका आंसर है दोस्तों 21, 25, 21, 22, 20 तो 21। तो शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या हो अगर न्यायाधीश शांति और अधिवक्ता राय अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती संदेह आदि गवाहों के जरिए करने का प्रयास समय न दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता अगर इस तरह कोई बात होती तो यह निष्पक्ष सुनवाई नहीं जा सकती। पहले ही मान लेते हैं शांति दोषी होता है, शांति हो तो क्या हो अगर इसी तरह से कोई व्यक्ति बात होती तो निष्पक्ष सुनवाई नहीं किया जा सकता। इसी वजह से यह निष्पक्ष सुनवाई है। कई बातों का पालन करना जरूरी होता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार आश्वासन दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति जीवन या स्वतंत्रता केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानून प्रक्रिया के जरिए छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह से पालन किया जाए। आइए अब यह चित्त पट्टिकाओं के शांतिपूर्ण मुकदमे को वापस लौटने निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत को ध्यान दें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि हाँ प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।